हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आई एम छवि सोनी और हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज पार्ट। और मेरा एक्सप्लेनेशन सारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। जो भी क्वेश्चन आंसर्स MCQ जो भी आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज पार्ट दिया गया है, जो GSEB कोर्स का है, वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे MCQs सारे आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं सबसे पहले। और मैंने MCQs के क्वेश्चंस और आंसर्स लिख के रखे ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो। और मेरे पास लैक ऑफ स्पेस थी, इसलिए मैं समझाऊंगी सारे क्वेश्चंस, ऑप्शंस भी दूंगी और आंसर कैसा है वो भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs का। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडर बार्टर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। आपको बार्टर सिस्टम पता होगा, जो फर्स्ट पहले अर्लियर टाइम्स में थिंग्स को एक्सचेंज करके, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके एक दूसरे को, जब मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब लोग ऐसे ट्रांजैक्शंस करते थे कि जिसके भी पास जो भी चीज़ हो वो एक्सचेंज करते थे और फिर दोनों अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते थे। तब बार्टर सिस्टम था। तो आपके पास टेक्स्ट बुक में आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आप रीड कर लीजिए। ऑप्शन ए है एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। बी ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सर्विस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड सर्विस फॉर प्रोडक्ट। तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट ये करेक्ट है बार्टर सिस्टम के लिए, ये रॉन्ग नहीं है। और दूसरा जो है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सर्विस, ये भी रॉन्ग नहीं है, ये सही है। और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, ये तीनों बार्टर सिस्टम के टॉपिक्स है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर, वो पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट गलत है, तो आपको इस पे टिक करना है। ये इस MCQ का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है। अकाउंटिंग की लिमिटेशन का मतलब होता है उसका डिसएडवांटेज। अकाउंटिंग में आके कोई गलती निकलती है, गलती मतलब कि हमें जहाँ पे अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स आने लगती है, वो चीज़ होती है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। ये आपके टेक्स्ट बुक में सेंटेंसेस में जहाँ पे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया है, वहाँ सब जगह ही एक एक दो दो लाइन में पॉइंट सारे समझाए गए हैं। अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी इसलिए क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो कभी स्टेबल नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। इसलिए जहाँ पे लिमिटेशन आ गई है अकाउंटिंग की, वो होती है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। और उसके जो दिए गए हैं ऑप्शंस इस क्वेश्चन में, वो है शो प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसकी लिमिटेशन नहीं है। फिर टैक्स प्लानिंग, वो भी उसकी लिमिटेशन में नहीं आता है। और शो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाना अकाउंटिंग के लिए लिमिटेशंस नहीं बनती है कभी। पर स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, वो दिखाना कि मनी की वैल्यू स्टेबल हो, वो हमेशा अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसका आंसर है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ नोन एज, और ये सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया गया है। जो आगे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है उसमें ये दिया गया है कि अकाउंटिंग को और क्या कहा जाता है, तो इसे हिस्टोरिकल अकाउंटिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल अकाउंटिंग लिखा है। और आपकी बुक में और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जो प्रेजेंट अकाउंटिंग है, फ्यूचर अकाउंटिंग है और अननेसेसरी अकाउंटिंग है। पर ये अकाउंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग ही सूटेबल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में 3 MCQs थे टेक्स्ट बुक में, जो हमने सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वो भी उनके मैं पूरे सॉल्यूशंस इस वीडियो में दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रह रहे होंगे मेरे। आपको कुछ भी ना समझ आए, आपको कहीं पे भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, और इनमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे हम चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि चैप्टर में हमारे कोई पॉइंट्स रह गए हो या आपको कहीं पे डाउट रह गए तो वापस इसमें रिवाइज हो सके, फिर से आप उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो वन लाइन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस और आंसर्स लिख के रखे हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आंसर्स कैसे आएंगे और क्या लिखना है आंसर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है। कैपिटल कुछ भी हो सकता है, वो अमाउंट भी हो सकती है, मनी मतलब मनी ऑफ अमाउंट हो सकता है, उसके बाद वो कोई फर्नीचर कोई असेट हो सकती है। तो ये सब कैपिटल कौन लेके आता है बिजनेस में, तो ओनर प्रोवाइड्स कैपिटल टू बिजनेस, ओनर लाता है। तो आंसर है ओनर, और हमें वन लाइन में आंसर लिखना है, वन वर्ड में नहीं लिखना। और ये फर्स्ट मैंने लिख के बताया, उसके बाद मैंने वर्ड में लिखा, तो आप उसे सेंटेंस में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ बैड डेट फॉर बिजनेस। बैड डेट का टॉपिक समझा था हमने। बैड डेट क्या होती है, जो मनी हमें नहीं रिसीव होता है और बाकी थोड़ी अमाउंट ही रिसीव होती है जो हमारी इनकम होती है उसमें से, तो जो बचा होता है वो बैड डेट होता है। वो बैड डेट हमेशा लॉस होता है बिजनेस के लिए। तो आप पूरा सेंटेंस लिखना इसके लिए कि बैड डेट इज़ लॉस फॉर बिजनेस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी है स्टेबल वैल्यू में, ये पूछा है कि स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग समझाना है क्या है, पर इसमें वन लाइन में लिखना है। तो आपको लिखना है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो एमसीक्यू में अभी किया वही आंसर यहाँ पे आएगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग या स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि मनी की कोई स्टेबल वैल्यू नहीं है अकाउंटिंग में कि कोई भी प्रोडक्ट का वो स्टेबल वैल्यू ही रहने वाला है, मतलब वही अमाउंट रहेगी उस प्रोडक्ट की, वही प्राइस में वो प्रोडक्ट हमेशा मिलती रहेगी। तो ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये कम है, ये एक लाइन में इतना एक्सप्लेन करना इनफ नहीं है, तो आप और भी फर्दर लिख सकते हैं कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मर्केंटाइल बेस, कैश बेस और मिक्स्ड हाइब्रिड बेस मेथड्स में, 3 में। अगर वो आप ऑप्शनल है चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर इनफ है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ इनकम और एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड ये टॉपिक भी हमने समझा था। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, डिस्काउंट हमें मिला है किसी चीज़ पे, मतलब किसी चीज़ की जो एक्चुअल अमाउंट थी हमने उससे थोड़ा कम पेमेंट किया है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होती है, वो हमारी इनकम होती है हमेशा। तो इसका आंसर इनकम आएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए सॉरी, यहाँ पे लिखा है इनकम आएगा इसका आंसर। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। ओनली वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स थे इसमें। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ पूछना, और हम लोग जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए और इसकी प्रैक्टिस हो जाए। फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप इस चैप्टर को छोड़ मत देना एक्सरसाइज किए बिना, ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए बिना, क्योंकि ये थियरी सारी आपकी एग्ज़ाम में आने वाली है पार्ट 1 की, तो ये कंपलसरी है करना। इसलिए प्लीज़ ये सब आप प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस रह गई तो फिर ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 दोनों कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 2-3 लाइन क्वेश्चन आंसर्स है, 2 to 3 लाइन्स में इसका आंसर लिखना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये ऑलरेडी हमने समझ लिया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप अपने वर्ड्स में भी ओन वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको 2 to 3 लाइन्स तक का मिनिमम आंसर लिखना होगा। तो इसका आंसर मैंने लिख के तो रखा है, अगर आपको सही लगता हो तो आप इसे रखें, वरना आप अपने ओन वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। ट्रांजैक्शन विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये आप कंप्लीट कर दीजिएगा, मैंने ओनली मेन सेंटेंस जो आपको इम्पोर्टेंट है वो लिखा है। ट्रांजैक्शन विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी के मेजर्स हो, मनी उसका एक्सचेंज ऑफ मीडियम हो, उस ट्रांजैक्शन को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। यहाँ पे लायबिलिटीज़ की टाइप्स डिस्क्राइब करनी है। तो मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज़ को इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में डिवाइड किया गया है।
जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ थी वो बेस्ड ऑन रिलेशंस थी, रिलेशंस के बेस पे थी। मतलब अगर बिजनेस के अंदर का ही हो तो वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बाहर का हो तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। तो ये बेस्ड ऑन रिलेशंस है। और एंड बोथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, दोनों सेम करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिवाइड हो रहे हैं। जो करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है वो बेस्ड ऑन टाइम है, मतलब हम टाइम देख के बता सकते हैं। टाइम देख के मतलब कि 1 ईयर से लेस है तो वो करंट लाइबिलिटी है, 1 ईयर से ज़्यादा है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। तो ये इतना कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बहुत छोटे वर्ड्स में बहुत थोड़े सेंटेंसेस में समझाया है। ये कंसेप्ट को लेकर आपको एक अच्छा सा आंसर बना के लिखना है। अगर आप इतना लिखोगे और उसके बाद में बस डिस्क्रिप्शन डाल दोगे तो भी ये राइट होगा, पर अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्कस द टाइप्स ऑफ असेट्स। असेट्स के टाइप्स बताने हैं। तो करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स टाइप्स है असेट के, और आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना होगा और उसके बाद में ये बताना होगा कि जैसे मैंने बताया था करंट असेट्स में कौन से आता है वो आप लिख सकते हैं, नॉन करंट्स में कौन से आते हैं, टेंजिबल असेट्स, नॉन टेंजिबल, फिर वो आगे और भी बताए थे लिक्विड असेट्स, रियल असेट्स, फिर फिक्टिशियस असेट। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में लिख देंगे तो आपके 2 to 3 लाइन्स मिनिमम हो जाएंगे। ये सब टॉपिक आपने समझे थे इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे सबको वापस से आपको रिवाइज करवा दिया। और आप अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा सारे वीडियोस देखने के बाद कि आप ओन वर्ड्स में इन सबको अच्छे से लिख सकेंगे। अब हम आगे के 3 क्वेश्चंस जो और लेफ्ट है इसको क्वेश्चन नंबर 3 के वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग को साइंस और एन आर्ट दोनों कैसे कहा जा सकता है वो देखते हैं। साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस। तो साइंस हमेशा रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है और वो कंफर्म होते हैं रूल्स और वो सब हमें पता चल गए होते हैं तभी उसे साइंस कहा जाता है। रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कंफर्म हो जाते हैं तभी साइंस उसे एक्सेप्ट करता है। इसलिए अकाउंटिंग को साइंस कहा गया है क्योंकि उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग इज़ नोन एज आर्ट। अब आर्ट क्यों कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की उसके नेचर और मीनिंग को चेंज किए बिना उसे डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना उसे आर्ट कहते हैं। दस अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट। बस यही 2 टॉपिक्स में आपको समझाना है। ये सेंटेंस का मीनिंग कि इसमें वर्ड्स यूज़ किए साइंस और एन आर्ट अकाउंटिंग को क्यों कहा गया है। तो ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि जब साइंस है जो वो रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होता है ये सब अकाउंटिंग के लिए सूटेबल है दोनों, तो ये साइंस कहा गया है। और प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग उसको आर्ट कहा गया है। किसी भी चीज़ का नेचर नहीं बदलना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, पर उसे डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना है। तो ये दोनों सूटेबल हो गए अकाउंटिंग के लिए। और ये यहाँ पे सेंटेंस जो है वो यहाँ पे इसके लिए हमने उसका आंसर ले लिया है। अब है अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, उसे एक्सप्लेन करना है। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा गया है। तो लैंग्वेज हैज़ फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हैंस टाइम बेस्ड चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट। अब लैंग्वेज जो होती है वो टाइम के साथ साथ फ्लेक्सिबल होती है। मतलब हमारी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि अब हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमें उसमें अलग अलग वर्ड्स हम नए ज्वाइन करते जाते हैं। जो भी हम सीखते हैं आगे टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में भी है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज जब चेंज होती है उसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी जीएसटी थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो अकाउंटिंग में तब तक जीएसटी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना हर अकाउंट्स में जीएसटी का उतना इम्पोर्टेंस आ गया है। तो जीएसटी जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही अकाउंटिंग्स की बुक्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गया, सिलेबस बदल गए और आगे भी जहाँ पे अकाउंट्स चलते हैं वहाँ पे भी जीएसटी का उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही वो लैंग्वेज को उन्होंने अपने टाइम के साथ साथ कोऑपरेट किया है और उसे चेंज किया है। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया है कि बिज़नेस को सही समझने के लिए, बिज़नेस को सही वे में हमें यूज़ करना है उस अकाउंटिंग को
इसलिए उसे लैंग्वेज कहा गया है। तो यहाँ पे इन ब्रीफ अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस करके आपको कंक्लूड करना है कि हमारा आंसर आ गया है। अगर आपने ये सब नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बाद में भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्क्राइब करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमें मैंने पूरी डेफिनेशन लिख के रखी है, अब मैं फटाफट रीड करके समझा देती हूँ। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड और क्लासीफाई किया जाता है सिग्निफिकेंट मैनर में। एक टर्म ऑफ मनी है, ट्रांजैक्शन है और वो कैसा इवेंट है वो सब हमें देखना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले वो लोग समराइज़ करते हैं कि वो इवेंट कैसी है, वो परचेज़ है या सेल्स है, फिर वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, और इन टर्म्स ऑफ मनी में वो क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है, लॉस है। वो सब देखने के बाद फाइनेंशियल कैरेक्टर में उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर रिजल्ट देयर ऑफ निकल के आता है जो होती है अकाउंटिंग। मतलब पूरे साल में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसे को अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। तो अब तक हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कम्प्लीटली सॉल्व किया है इस वीडियो में। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का है। तो उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हमने आगे सीखे थे वही सारे टॉपिक्स है। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि वो मैं वापस से सॉल्व नहीं करने वाली हूँ ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर सके। वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। अगर आपकी कमेंट आएगी और आपको कोई डाउट होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के पूरा क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सॉल्व कर दूँगी। और एक और क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जो अकाउंटिंग की है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो शायद 5 मार्कर में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार वो पढ़ लेना और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू।